हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपन बात करते हैं जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है। आज हिंदी का जो परिणाम वो जारी कर दिया गया है। इससे पहले जो भी आपको परिणाम जारी कर दिए गए, इन सभी लोगों के जो स्क्रूटनी फॉर्म है, कौन से फॉर्म, जो विस्तृत आवेदन फॉर्म है, वो भरने की बात की गई है। इसके अलावा इसमें चालान कितना कटेगा, क्या आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना होगा या नहीं लगाना होगा, इसके अलावा आपको मूल दस्तावेज कहाँ पर अपलोड करने हैं, इसके अलावा सौ प्रमाण जो प्रमाण पत्र है वो कहाँ पर अपलोड करने हैं, इसके अलावा आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो अलग से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, वो कब बनवाइए, ये तमाम जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ओनली फॉर वीडियो कंप्लीट देखना है। अपन बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं चालान के लेकर। आपको पोस्टल ऑर्डर क्या है, पोस्टर ऑर्डर नहीं लगाना है। ठीक है, पोस्टर ऑर्डर क्या करना है, आपको ओनली फॉर 50 रुपये का चालान कटवाना होगा। जैसे ही आप ई मित्र के पास में जाओगे, सबसे अच्छा बेस्ट स्कोप ये है कि आप ई मित्र से फॉर्म भरवा लेना। ठीक है, आपके सबसे पहले 50 रुपये चालान कटवा लेना। 50 रुपये जैसे चालान कट गया, इसके बाद में आपको पोस्टर ऑर्डर लगाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पहली बात तो क्लियर होगी। इसके बाद में फॉर्म कैसे भरना, अपन को मेन पॉइंट पर आती है। देखिए क्या करना है, आप जैसे ई मित्र पर जाओगे तो अपनी जो वेबसाइट है, कौन सी, अपनी जो एसएसओ है, एसएसओ कौन सी, जो आपने जब जो ग्रेड सेकंड का फॉर्म लगाया था, फॉर्म सबमिट किया था फाइनल या मूल जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, उस समय जो एप्लीकेशन आईडी लगाई थी आपने, एसएसओ लगाई थी, वो यहाँ पर शो करनी है। इसके अलावा पासवर्ड लगाने, पासवर्ड करने के बाद में आपकी क्या हो जाएगी, एसएसओ लॉगिन हो जाएगी। एसएसओ लॉगिन होने के बाद में क्या करना है, आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। ठीक है, आप एसएसओ को स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा, इसको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर ओपन करने के बाद में इसमें जो कंप्लीट जानकारी है, स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलना है। फिर क्या करना है, इसके बाद में स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलना है। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस पर क्लिक करने के बाद में आपको करना है नेक्स्ट पेज पर जाना है। ठीक है, इस प्रकार से होम पेज पर खुलेगा। अब क्या करना है, अभ्यर्थी को माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। कौन सा, माई रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। माई रिक्रूटमेंट पोर्टल में डिटेल फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, जो डिटेल आपकी जो सामान्य जानकारी वो क्या है, इसमें शो करनी है। इसके बाद में क्या करनी है, आपको नेक्स्ट जाना है माई रिक्रूटमेंट पोर्टल में। अब क्या करना है, इसके बाद में विद्यार्थी को आगे बढ़ना है। क्या करना है, अभ्यर्थी डिटेल फॉर्म सिक्योरिटी बटन पर क्लिक करना है और कैंडिडेट क्या करनी है, अपनी डिटेल शो करेगा। यहाँ से जो कंप्लीट डिटेल है वो भरेगा। ठीक है, डिटेल कौन कौन सी भरनी है आपको यहाँ पर, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए इसमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिटेल चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर जो जानकारी है वो कंप्लीट अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट ठहरिए। देखिए इसमें क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है कंप्लीट जानकारी, इसमें क्या है, अपन अगले पेज की बात करते हैं। देखिए डिटेल फॉर्म भरने के बाद में स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सभी अप्लाई नाउ पर बटन पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करके जैसे फॉर्म आपका अप्लाई नाउ पर खुलेगा, इसके बाद में अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन भरना चाहते हैं उसको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, इसके बाद में आपकी जो फाइनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो करनी है। जो सामान्य जानकारी, आपका नाम है, पता है, आपका नाम लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी मम्मी का नाम लगाना पड़ेगा। इसके बाद में संपूर्ण फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद में अप्लाई नाउ के बाद में क्या करना है आपको, इस प्रकार से एक मैसेज आएगा आपके पास। मैसेज क्या आएगा, इसको एक बार पढ़ना है, इस पर क्लिक करना है। जिस प्रकार से एक पॉपअप दे रखा है, इसको पूरा पेज को एक बार पीडीएफ खुलेगी है, ये पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद ही आपने क्या है कि मैंने जो सभी निर्देश है वो सारे पढ़ लिए, आपको यहाँ पर ओके करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे आपका फॉर्म खुलेगा। अगर आप इसको ओके नहीं करोगे, आप जो निर्देश ये पीडीएफ खोलोगे नहीं, एक बार डाउनलोड नहीं करोगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप आगे जो फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। तो क्या करना है आपको, एक बार इसको ओके करना है, पीडीएफ खुलेगी, चाहे पढ़ो आप मत पढ़ो, लेकिन फिर आपको यहाँ से हटा देना है और आगे जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या करनी है, आपको शुरू करनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, जैसे आप ये पीडीएफ दिखाई देगी, पीडीएफ पढ़ने के बाद में क्या होगा, हिंदी माध्यम जो भी इस सारी मिल जाएगी जानकारी, हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिल जाएगी। अब देखो आपको कौन कौन सी जानकारी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही है कि कौन कौन सी जानकारी है वो शो होगी इसमें। देखिए आपके रोल नंबर है वो, जैसे आप फॉर्म लगाओगे, जैसे मूल आवेदन भरा था तो रोल नंबर ऑनलाइन अपने आप शो हो जाएगी। ठीक है, आवेदन क्रमांक वो आपको लगाने, मेरिट क्रमांक अभी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मेरिट क्रमांक जब दिखाई देगी तब हो जाएगा। विज्ञापन संख्या अपने आप आ जाएगी, इसमें पद कोड क्रमांक है वो आपको पता है कि जो हिंदी का रिजल्ट आया, आज हिंदी का परिणाम आया है, हिंदी के मायने कौन कौन से परिणाम है वो आपको शो करने हैं यहाँ पर। पद का नाम जो भी है, इसके बाद में आवेदक का अपना नाम लिखना, आवेदक का अपना नाम अंग्रेजी में दिखाना है, इसके बाद में हिंदी में आपका नाम दिखाना है, इसके बाद पिताजी का नाम दिखाना है, पिताजी का इंग्लिश में दिखाना है, माताजी का दिखाना है, विज्ञप्ति की डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा आपने नागरिक जो सामान्य जानकारी है वो यहाँ से क्या करनी है, आपको भर लेनी है। ठीक है, जो संपूर्ण जानकारी है वो भर लेनी है। जो संतान संबंधी जो भी विवरण है, अगर आपके 2 से अधिक संतान है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। 2 नहीं है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे कितने संतान है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर भी आपको क्या है, संतान दिखानी पड़ेगी, मेरे संतान कितनी। आप जबरदस्त नहीं कर सकते।
सकते हैं, इसको पॉपर को भरना होगा। ऐसा नहीं कि 0 है तो मैं इसको छोड़ दूँ, नहीं, इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो आप सामान्य खिलाड़ी वगैरह है उसको टिक कर देना, भूतपूर्व सैनिक हो तो उसको भी आप टिक कर देना। ये सामान्य जानकारी है जो मित्र वाला अपने आप भरतेगा। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन सी है, इसके बाद में मूल निवास जो आपके जिला वगैरह है ये सब भरने हैं, ठीक है। अन्य कोई किसी प्रकार के आपके मूल निवास को लेकर के, मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति है जो पहले कहाँ पर रहता था, उसका जन्म जयपुर के अंदर हुआ है, लेकिन कुछ कारण के अंदर वो क्या है, नागौर में रहने लग गया या अन्य जिले में रहने लग गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कुछ यहाँ पर कुछ 500 शब्दों के अंदर टिप्पणी कर सकते हो कि ये कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो खास न्यूज़ है वो शो की जाएगी। इसके बाद में जन्म स्थान, जिला वगैरह ये अपने आप आपको शो कर देना, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्थायी पता वगैरह ये सब हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये क्या है, शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र, इस प्रकार से क्वालिफिकेशन हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाना, 7 नंबर पेज में। अब देखो यहाँ ये आपके पेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या करना है, अब आपको क्वालिफिकेशन शो करनी है, शैक्षणिक योग्यता शो करनी है। आपको शैक्षणिक योग्यता किस प्रकार से दिखानी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मार्कशीट शो करनी है या फिर 100 प्रमाणित मार्कशीट शो करनी है, इस बात में अंतर देखना। सबसे पहले क्या मांगा है यहाँ पर, देखो 10वीं में प्राप्त है, रिजल्ट टाइप कौन सा है और ग्रेड कौन सा है, वर्ष कौन सा था, विषय कौन से थे, कोर्स की अवधि कितनी थी। कोर्स की अवधि आपको महीने में लिखनी है। मान लो आपको 10वीं पढ़ी थी, 10वीं कौन सी 12 महीने की होती, तो यहाँ पर 12 लिखना, नहीं कि 1 लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, कोर्स की अवधि 1 वर्ष कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर किस में पूछिए, महीनों में पूछिए, तो कितनी हो जाएगी, 12 महीने हो जाएगी। बोर्ड का नाम लिख देना है। इसके बाद में प्रयासों की संख्या, यानी प्रयासों की संख्या जो भी है वो लिख देना है, ठीक है। ये सारी बात यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद में आपकी जो जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर 10वीं की होगी, इसी प्रकार से 12वीं भरनी है, स्नातक की भर देना, जो भी MA वगैरह जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन वो भर देना, BEड वगैरह वो भर देना। इसके बाद में देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पात्रता परीक्षा नेट सेट गेट केट, इसमें क्या लगाए, इसको क्या करना है, इसको आपको पात्रता परीक्षा में नेट सेट गेट, इसको आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो जानकारी वो अधूरी है, पता नहीं चल रहा है कि कौन सी क्या पता लगाए। अगर नेट वगैरह आपने नेट ज़्यादा आपने यदि क्लियर कर रखी है तो आप उसको शो कर सकते हो, अन्यथा आप क्या कर सकते हो, इसको खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको लेकर ज़्यादा घबराना नहीं है, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें आगे वाला पॉइंट कौन सा है, शिक्षा संबंधी, देखिए शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है। सम्मिलित शिक्षा आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदक की अंतिम तिथि से, मान लो सपोज करो ये उस विद्यार्थी के लिए, कौन से विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था उसके लास्ट डेट है, उससे पहले उसने क्या कर लिया, अपने जो कंप्लीट जो डिग्री हैं वो कंप्लीट कर ली। उसको क्या करना है, इसमें किसी प्रकार छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी कंप्लीट नहीं है तो उसको शो करना है। मान लो सपोज करो आपके 30 मार्च को फॉर्म भरीजिए, ठीक है, जो आपका मेन जो सेकंड ग्रेड फॉर्म लगाया था सब्जेक्ट से, अगर 30 मार्च को फॉर्म भरीजिए तो 30 मार्च से पहले आपकी जो कंप्लीट डिग्री है, जैसे कि BA है, जो भी BA है, BEड है, वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, वो शो करनी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में इंटर्नशिप का जो टाइम है, इंटर्नशिप के लिए आपके लागू नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्म सभी के लिए कॉमन फॉर्म है, हर एग्जाम के लिए कॉमन है, तो इंटर्नशिप के लिए आपके लिए लागू नहीं है, तो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में क्या है, ये जो आवश्यकता जानकारी है इसको भी आप खाली छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद में यदि आप कभी आयोग द्वारा पदच्युत या दंड वगैरह हुई है तो उसका उल्लेख कर देना, अगर नहीं तो नहीं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल इस प्रकार से आप शो कर दोगे, ठीक है। एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो छोड़ देना बिल्कुल, मेरे ख्याल से इस पेज को बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि एक्सपीरियंस आपकी भर्ती के अंदर नहीं मांगा गया है। आपकी जो सीधी भर्ती होने जा रही है इसमें किसी प्रकार की एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बिल्कुल भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस पेज को बिल्कुल छोड़ देना, ये सबमिट हो जाएगा आराम से। आप आगे बढ़ोगे तो आराम से क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि कोई व्यक्ति है जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट ली है तो उसको यहाँ पर यस लिखना है, ठीक है। इसको यस लिखना है। इसके बाद में जानकारी देनी खुद की, अगर आयु में छूट नहीं ली है तो उसको किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके बाद में कोई पुरस्कार वगैरह मिल रहा है, कोई विद्यार्थी जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको यहाँ पर शो कर देना है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, ठीक है। शोध किया हो, अगर कोई आपने शोध वगैरह कोई आपकी किताब मार्केट में प्रचलित हो रही है या प्रकाशन में, तो उस बुक का भी आप नाम ऐड कर सकते हो, ठीक है। करो तो भी ठीक और नहीं करो तो भी ठीक है। इसके बाद में अब आएगी यहाँ पर फोटो, आपके यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। फोटो जो मिनिमम है जो 100 KB की होनी चाहिए, इसके बाद में साइन है वो 50 KB के मिनिमम होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको ढंग से, फोटो आपको करंट की लेनी है, कौन सी लेनी है, फोटो करंट की लेनी है, मतलब कि फ्रेश फोटो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने फॉर्म भरा 2018 के अंदर वो फोटो चिपका दी, नहीं, आपको नई फोटो लगानी है यहाँ पर, ठीक है। साइन जो आपने बिल्कुल कौन सा साइन लगानी है, आपने जो मूल आवेदन भरा था, कौन सा मूल आवेदन है, जो आपने जो आपका एग्जाम हुआ था, कौन सा, जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था अलग अलग सब्जेक्ट से, जब आपने मूल आवेदन किया उसमें हिंदी में साइन की थी या इंग्लिश में की थी, वही साइन है आपको यहाँ पर करने। ये नहीं कि वहाँ पर तो आपने हिंदी में कर दिए और यहाँ पर साइन आप इंग्लिश में कर रहे हो तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि आपके पहले वाले मूल आवेदन के समान ही जो विस्तृत आवेदन ये भरना है, ठीक है।
है, क्लियर है बात है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगले पेज के अंदर क्या है, देखिए भाई ये बात इसमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा विचारने चीज़ है, इसको ध्यान देना है। इसमें क्या है, इसको क्लियर करना है। सबसे पहली बात तो क्या है कि अभ्यर्थी के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति के जो सर्वता के अनुसार है या नहीं, मतलब विज्ञप्ति के अनुसार है तो आपको इस पर टिक कर देना है। फिर शैक्षणिक योग्यता इस पर टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण प्राप्त नहीं की थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा अंतिम, तो इसको भी आपको इस पर टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद में इंटरव्यू आपको इसको शो करना ही पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू वगैरह इसको शो नहीं करते हो, ये जो आगे आगे प्रोसेस है वो नहीं बढ़ती है। आपको इनमें से क्या है, सभी भी टिक कर देना, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में ये श्रेणी है, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ये श्रेणी है ना आपकी, इस पर विशेष ध्यान क्या रखना है। देखिए, अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है। मान लो कोई विद्यार्थी एससी कैटेगरी का है, सपोज करो कोई विद्यार्थी एससी कैटेगरी का है और गलती से क्या हुआ, उसने फॉर्म भरा, फॉर्म एग्जाम दिया, तो उस फॉर्म के एडमिट कार्ड पर उसकी जो कैटेगरी एस थी वहाँ पर ओबीसी सेट हो गई या अन्य जनरल में हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो सर्वथा भिन्न करेगा, इस ऑप्शन में करेगा। अगर एससी के अंदर फॉर्म एससी कैटेगरी का बंदा है और एससी कैटेगरी से क्या हो रहा है, उसका एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज हो रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसी श्रेणी में करना होगा उसको। बात समझ में है या नहीं, वापस देख लीजिए एक बार। क्या करना आपको, अगर मान लो आपने जब एग्जाम दिया, एडमिट कार्ड आपके पास में था, आपकी कैटेगरी है ओबीसी, तो ओबीसी कैटेगरी से आप एग्जाम फाइट करना चाहते हो या ओबीसी यहाँ पर अगर आपके मूल दस्तावेज में ओबीसी सेलेक्ट है तो आपको ये सेट करना है। अगर ओबीसी नहीं है, किसी प्रकार से त्रुटि होगी आपकी कैटेगरी को लेकर, तो आपको क्या करना है, भिन्न श्रेणी क्या कर देना है, यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित जो सम्मिलित हुआ था या बाद में, इसमें पूर्व करना होगा। मान लो कोई विद्यार्थी ऐसा है जिनको क्या करना है, मान लो सपोज करो कि इन्होंने, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आ गया या जो उसकी जो योग्यता थी कौन सी, सपोज करो कि आपने 30 मार्च को फॉर्म भरा, 30 मार्च से पहले आपने क्या है कि आपकी जो कंप्लीट योग्यता थी या आरक्षण मतलब जाति प्रमाण पत्र आपने उसका पहली बार लगाया है, अगर उससे पहली बार लगाया तो फिर इस पर टिक करना है। अगर जाति प्रमाण पत्र आपने बाद में लगाया, मतलब 30 मार्च आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, इसके बाद में आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया, अगर वो लगाया है तो आपको क्या करना है, फिर इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद राजस्थान का मूल निवासी, तो राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। अगर अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, मान लो कोई विद्यार्थी अलग स्टेट से हैं, तो वो क्या करेगा, राजस्थान से बाहर कर देगा, ठीक है। इसके बाद में यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। मान लो सपोज करो कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पहले जयपुर का था, ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब क्या है, वो गलती से क्या है, वो महाराष्ट्र रहने लग गया, गुजरात रहने लग गया, लेकिन एग्जाम है क्या है, वो वापस एग्जाम देने के लिए राजस्थान ही आ रहा है। तो ऐसे तरीके अगर वो राजस्थान का मूल निवासी होने का यदि कोई शपथ पत्र या आरक्षित श्रेणी का होने का जो भी कैटेगरी उसका यदि कोई शपथ पत्र दे रहा है, तो उसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अगर उसके पास में किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है तो वो नहीं पर क्या करेगा, क्लिक करेगा। अनुभव की बात करते तो अनुभव आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपकी योग्यता में अनुभव नहीं मांगा गया है, क्योंकि ये फॉर्म कॉमन है, चाहे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन वैकेंसी हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, सभी से यही फॉर्म भरवाया जाता है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको क्लियर कर देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो शेयर तो कर सकते हो, ठीक है, टिक कर देना इनको, बस कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, बस इतना है। आपकी योग्यता है वो क्या है, समय से पहले होनी चाहिए। इसके बाद में अनुभव संबंधी अनुभव की बात है तो आवेदन से पहले पूर्व कर देना सारे, ठीक है। इसके बाद में बात करें अभ्यर्थी विज्ञप्ति निर्दिष्ट, ये आयु अपने आप आ जाएगी, जैसे आप फॉर्म भरोगे अपनी डेट इसमें क्या आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा इसमें अपने आप आ जाएगी, आपको शो करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये तो क्या फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म का, ठीक है। इसके बाद में देखो, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो लास्ट ओवरेज हो रहा है, ओवरेज की स्थिति के अंदर है, तो उसको तो इस आरक्षण का प्रावधान लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन पर टिक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उम्मीद है कि कई भी विद्यार्थी ओवरेज नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, इस पेज को बिल्कुल भी छोड़ देना है, सीधे ही नीचे बढ़ जाना, ठीक है। इस प्रकार सबमिट करके आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करोगे, देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो अब आ रही है। अब यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, यहाँ पर कौन से होंगे, ध्यान रखना। एक जगह डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल अपलोड होंगे, दूसरी जगह डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी अपलोड होगी। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या करना है अपन को, यहाँ पर करना क्या है, संलग्न क्या करना है आप, क्या कि संलग्न अभिलेख विवरण, जारी क्रमांक, दिनांक, संलग्न संख्या, डॉक्यूमेंट अपलोड, डिलीट। अब क्या करना है, देखो मान लो अंक पत्र, यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, न कि सौ प्रमाणित। क्या करने हैं यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो भी मांगा है। यहाँ पर 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट है, 12वीं की ओरिजिनल है, सेकंड ईयर की ओरिजिनल, मतलब कि ये प्रमाण पत्र ये ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद में ये भी ओरिजिनल है,
बीए की ओरिजिनल, उपाधि बीए बीएससी वो भी ओरिजिनल है, इसके बाद में जो एमए वो भी ओरिजिनल है, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, चरित्र प्रमाण पत्र ये भी ओरिजिनल है। अगर अनापत्ति पत्र एनओसी वगैरह है, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पहले किसी सरकारी सेवा के अंदर काम कर रहा हो, अगर बाई चांस वो ग्रेड सेकंड के अंदर उसका सिलेक्ट हुआ है तो उसको एनओसी लगानी होगी, वो भी ओरिजिनल है। मूल निवास होने का शपथ पत्र, मतलब कि आप मूल निवास लगा सकते हो, वो भी ओरिजिनल होगा। इसके बाद अन्य कोई प्रमाण पत्र आपके किसी प्रकार के कोई योग्यता लगाना चाहते हो, मान लो सपोज करो RSCT कंप्यूटर वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर शो कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर जो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे यो आपका ओरिजिनल शो करना है, ओरिजिनल अपलोड करने हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होगी? यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। अब देखो, अब देखो विशेष नोट में क्या लिखा है, नोट पढ़िए। आपकी शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता क्या है? ये क्या है? ऑनलाइन अपलोड करते समय एक ही सामग्री एकीकृत फाइल बनाकर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। मतलब कि आपके एक फाइल के रूप में भी आप क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये परफॉर्मेंस आपके लिए ये ज़्यादा खास नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप क्या है, वेरीफाई करवाओ इस प्रकार से। ई मित्र से वेरीफाई कराने से पहले एक बार क्या करना है, ये जो कंप्लीट जानकारी है आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार फिर चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी कंप्लीट जानकारी है इसको पहले आपको चेक करना है। देखिए भाई ये कौन सा फॉर्म आ रहा है आपके सामने। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिक्रूटमेंट भर्ती विवरण है। ठीक है, इसमें क्या है, आवेदक का विवरण आ जाएगा, इसके बाद में क्या है, पता आ जाएगा। ये देखो भाई क्या है, ये आपका कौन सा है, ये है आपका अटेस्टेशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? अटेस्टेशन फॉर्म है। आपको अटेस्टेशन फॉर्म पहले बनवाना होगा। क्या है कि आप ये स्कूटरनी फॉर्म भरते हो, इससे पहले आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरवाने होंगे। अटेस्टेशन फॉर्म में एक इसमें क्या राजपत्रित अधिकारी का सिग्नेचर होना जरूरी है, 2 राजपत्रित अधिकारियों के। इसके अलावा आपकी कंप्लीट योग्यता मांगी जाती है कितनी, 15 साल के बाद की। 15 साल के बाद में आप जहाँ भी पढ़े वहाँ की कंप्लीट जानकारी भरनी होगी आपको। इसको क्या करना है, अपलोड करना होगा। ठीक है, ये कम से कम 2 या 3 बनवा लीजिए मेरे ख्याल से भी, बाद में आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक तो आप जब फॉर्म अपलोड करोगे तब वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, इसके साथ ही इसके अलावा क्या होगा, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे तो वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जब आपको स्कूल मिलेगी, PO स्तर है, वहाँ पर भी इसकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, जो कंप्लीट इसका ये 2-3 बनवा लेना है। ये कौन सा है, ये कौन सा फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कंप्लीट जानकारी इसको भर देना है। अगर नहीं भरनी है जानकारी, आपको नहीं भरना आती है तो कमेंट करिए, मैं वापस वीडियो बना दूंगा इस पर। ठीक है, अब देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट फॉर्म। अब देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, रिक्रूटमेंट पोर्टल। इसके बाद में आपको क्या करनी है, ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की समस्या है तो क्या है, आप इस वेबसाइट पर क्या कर सकते हो, विवरण कर सकते हो। मान लो किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है आप लड़कों को, अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप इस ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, अपनी समस्या समाधान पाइए। क्या करना है आपको, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है, 10वीं है 10वीं का प्रमाण पत्र है, 12वीं है 12वीं प्रमाण पत्र है, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन प्रमाण पत्र है, इसके अलावा आपके जो बीएड है बीएड का प्रमाण पत्र है, इसके बाद में कॉलेज वाला चरित्र प्रमाण पत्र वो है, इसके अलावा 2 गज़टीय चरित्र प्रमाण पत्र वो है। इसके अलावा और क्या चाहिए, और आपकी जो भी कोई स्पेशल डिग्री, जैसे मान लो आपने RSCT कर रखी है, RKCL है, टेली वगैरह है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा रंगीन फोटो है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर क्या करना है आपको, ई मित्र पर जमा होना है, और साथ में अटेस्टेशन फॉर्म जरूर बनवाना। पहले आप अटेस्टेशन फॉर्म बनवा लीजिए, जैसे लिंक एक्टिव होता है इससे पहले आप कल ही या परसों 2 दिन के अंदर अपना अटेस्टेशन फॉर्म बना लीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर 2 टीचर के सिग्नेचर करने हैं आपको। उसके सिग्नेचर करने के बाद में क्या करना है आपको उसको क्या है, नेक्स्ट जो संडे आता है या जो भी आपकी डेट जैसे अनाउंस होती है, तुरंत आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। थैंक यू, आपको अग्रिम शिक्षक बनने की शुभकामनाएं।